ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय हिमानी। अरे हिमानी तो आज टाइम पर आ गई भाई। क्या हो गया है ये? ओके, हाय आकाश, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब लोग? नींद नहीं खुली है लोगों की अभी तक? कैसे हो सब लोग? हाय दिलीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। आज बड़ा अच्छा प्यारा सा दिन है आज, सैटरडे का। और आज के दिन हम लोग जो है वो बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग झील। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या इस समय को बर्बाद ना करते हुए क्या हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं अपनी? क्या आप लोग मुझे अनुमति देते हैं? कृष्णा, गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, ओके। मैंने आप लोगों को कल एक बात बोली थी, इफ इट ऑल यू वांट मी टू वेक यू अप आई कैन डेफिनेटली डू दैट। और अगर आप लोग जेन्युइनली चाहते हो तो वो मैं कर सकती हूँ। तो आप लोग मुझे बता दो तो मैं कर दूंगी। और अगर आप लोग इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आप खुद ही उठ जाओगे, आपको मेरी जरूरत नहीं है, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। ओके, यस। गुड मॉर्निंग आयुषी। ऑल राइट, ओके गाइस, चलो हम लोग फटाफट से बिना समय की बर्बादी किए और हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे हमारा पोर्शन, एंड दैट इज कंप्लायंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले तो मुझे ये बताओ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला लेक्चर था मैंने उसमें इसकी लिंक ऐड कर दी थी। ठीक है, पिछला लेक्चर था, मैंने उसकी लिंक ऐड कर दी थी डिस्क्रिप्शन में। इसमें भी, इस लेक्चर में मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन एडेड है। एक बार मैं चेक कर, यस। आपको अगर ये दिख रही हो ड्राइव लिंक, तो ड्राइव लिंक में डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक एडेड है डिस्क्रिप्शन में। ये ड्राइव लिंक किस चीज की है? ये ड्राइव लिंक है आपके नोट्स की। कौन से नोट्स की? चैप्टर नंबर 1 की। तो अगर आपको, जो मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि भाई घर जाकर प्लीज आप लोग पढ़ लेना, घर पर, मतलब अभी तो घर पर ही बैठे हो, पर घर पर प्लीज आप लोग ये पढ़ लेना। तो ये आप लोगों को शाम को पढ़ना रहेगा जो मैं आज पढ़ाऊंगी। ओके, डन, यस, डील, ऑल राइट। चलो बहुत अच्छी बात है। फटाफट से हम लोग कंप्लायंस फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर कंप्लायंस, जो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जो होती है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कंप्लायंसेस होते हैं। बहुत तरह के कंप्लायंसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो उन पर एप्लीकेबल होते हैं। आ रहा है समझ में सबको? तो ये जो लॉज होंगे ना मेरी जान, वो लॉज कंपनी को फॉलो तो करने पड़ते हैं, सेक्रेटरी ऑडिटर चेक भी करवाता है। लेकिन 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 वो लॉ पूरी तरीके से फॉलो हो, टाइमली फॉलो हो, कुछ भी डिले ना हो, और जितने भी पॉलिसी प्रोसीजर्स उसमें दिए हुए हैं वो पॉलिसी प्रोसीजर पर्टिकुलरली क्या हो उसका, वो पॉलिसी प्रोसीजर भी फॉलो हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम कंप्लायंस मैनेजमेंट कंपनी में करते हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्के में? So, what I was trying to tell you is that compliance management system, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था? CMS। जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था? CMS। तो CMS क्या होता है? CMS एक ऐसा सिस्टम होता है कंपनी में जो पूरी की पूरी कंप्लायंस प्रोसेस को मैनेज करता है। ये एक ऐसा आलू होता है जिसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स को क्या बोलता है? प्रोग्राम, ऑडिट, रिपोर्टिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, ये सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक कंप्लायंस चार्ट के बारे में पढ़ा था, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, कि कोई भी कंपनी में ऐसा एक डैशबोर्ड बनता है, चार्ट, एडवाइजरी और स्कोर कार्ड का। चार्ट क्या बोलता है कि आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं। स्कोर कार्ड क्या बोलता है कि आपने जो चार्ट में कंप्लायंसेस लिखे क्या वो आपने पूरे कर लिए? हाँ हाँ कर लिए, तो एमजीटी 14 लिख दिया। एमजीटी 14 किया तो यहाँ पर एमजीटी 14 लिख दिया। अगर पीएस3 फाइल करूंगी यहाँ पर पीएस3 लिख दूंगी। अगर डीआई12 फाइल करूंगी डीआई12 लिख दूंगी। तो चार्ट और स्कोर कार्ड में वो इंफॉर्मेशन आती है जो हमें चार्ट में कंप्लायंसेस करना है,
और स्कोर कार्ड में वो आएगा जो हम कंप्लायंसेस कर चुके हैं, और बीच में जो एडवाइजरी होगा वो दोनों का अलाइनमेंट चेक करेगा कि दोनों सेम चले। और अगर बाय चांस स्कोर कार्ड में कोई इनपुट नहीं आता है, कोई फॉर्म्स नहीं आते जो कंप्लायंसेस नहीं हुए, तो फिर एडवाइजरी मीटिंग बुलाएगा और बोलेगा कि भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है। क्लियर है कि सबको? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा। ओके, चलो अब हम लोग देखेंगे बेसिकली कि ये जो कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसमें ये चार्ट, एडवाइजरी, स्कोर कार्ड के साथ साथ ये एडवाइजरी क्या क्या करती है। मतलब चार्ट, स्कोर कार्ड, एडवाइजरी तो आपकी कंपनी, आपके डैशबोर्ड में है ही, लेकिन इसमें एग्जैक्टली होगा क्या हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका एक चीट कोड है जो हम लोग, जिससे हम ये पॉइंट्स को याद करेंगे। सबसे पहला आता है डैशबोर्ड। मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं एक डैशबोर्ड करके एक वर्ड बता रही हूँ, आप लोग उसको याद रखना। ठीक है, डैशबोर्ड करके एक वर्ड बता रही हूँ जिसको आप लोग याद रखना। ठीक है, स्वप्निल ने नहीं बोला, नहीं आपको, आपने क्यों बोला स्वप्निल? आपको नहीं समझ में आया क्या? तो मुझे बोलो, ठीक है, क्लियरली। ओके, तो कंप्लायंस डैशबोर्ड करके कॉन्सेप्ट हमने के बारे में सुना था सिर्फ। अभी डैशबोर्ड क्या होता है देखो, आप लोगों ने कभी MIS का नाम सुना है? MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम सुना है? MIS क्या होता है? MIS यस, क्या होता है भाई MIS? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो होता है, बट वो होता क्या है? MIS, बबलू यस, क्या होता है भाई MIS? प्रोवाइड्स डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वेरी गुड। एक नंबर, डेटाबेस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक नंबर, ऑलराइट। सो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैनेजमेंट के लिए MIS होता है ना, वैसे कंप्लायंस के लिए डैशबोर्ड होता है। मैम डैशबोर्ड तो आपने ये बताया था ना जिसपे कंप्लायंस चार्ट, एडवाइजरी, स्कोर कार्ड बनता है, तो मैं उसी डैशबोर्ड की तो बात कर रही हूँ ना मेरी जान, कि हम एक ऐसा कंप्लायंस का MIS बना रहे हैं, हम एक ऐसा सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड, डेटाबेस एक ऐसा हम बना रहे हैं जहां पर चार्ट, एडवाइजरी, स्कोर कार्ड का टेबल बनेगा, जहां पर ये पता चलेगा कि कौन सा हमें कंप्लायंस करना है वो चार्ट में आएंगे, और कौन सा कंप्लायंस हमने कर लिया वो स्कोर कार्ड में आएगा। सो डेटाबेस इज नथिंग बट MIS, a single enterprise wide dashboard, a single enterprise wide database, जहां पर पूरी कंप्लायंस की इंफॉर्मेशन रहेगी। आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छे से। मैम अब ये क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स और हमारे कंप्लायंस ऑफिसर्स उस डैशबोर्ड का फायदा उठा सके, उस डैशबोर्ड से इंफॉर्मेशन ले सके और पता कर सके कंपनी का कंप्लायंस लेवल कितना है। क्लियर है सबको? तो जैसे MIS से मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है, वैसे कंप्लायंस डैशबोर्ड नाम के MIS से किसको इंफॉर्मेशन मिलती है? एक्सटर्नल ऑडिटर। मतलब क्या? सेक्रेटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, ये सारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। इंटरनल ऑडिटर आप लोगों को पता है, कंपनी में ऐसे कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, लिस्टेड कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। तो ये सारे के सारे लोगों को किसकी जरूरत होती है? एक डैशबोर्ड की जरूरत होती है जो कंप्लायंस डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। MIS is an information system used for decision making for the coordination, control, analysis and visualization of information in an organization. बबलू, मेरे प्यारे बबलू, क्या आपने ये डेटा कॉपी किया इंटरनेट से? सच बता दो, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। अगर गलत बोलोगे तो भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, वर्चुअली तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। होती है इंफॉर्मेशन, ओके, इट हेल्पिंग इन अचीविंग इन विजन, ओके, वेरी गुड पुलकित, एक नंबर। चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपनी कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब हम लोगों ने एक समझ लिया कि फ्रेमवर्क में हमें ना एक तो सॉफ्टवेयर के एक ऐसा MIS की जरूरत है जहां पर पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, और किन की जरूरत है जिससे हम ये पूरा फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिससे हम पूरा CMS रन कर सकते हैं। CMS क्या पढ़ा था हमने? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम रन कर सकते हैं।
हमें चाहिए पॉलिसी और प्रोसीजर्स। क्या चाहिए हमें? पॉलिसी प्रोसीजर, मतलब बकायदा हमें एक पेपर चाहिए जहां पर हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे कि कंप्लायंस कैसे होगा। आ रहा है समझ में? हमें बकायदा एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जहां पर सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे कि कौन सा बंदा क्या कंप्लायंस करेगा और कंप्लायंस कैसे होगा। वो एक प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनेगा। आ रहा है समझ में सबको? इंश्योरिंग दैट दीज पॉलिसीज आर इन कंफॉर्मिटी विथ एवर चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? सुनो मेरी एक कहानी कि जो भी पॉलिसी प्रोसीजर आप बनाओगे ना, वो आपके एवर चेंजिंग रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। आपने पॉलिसी बनाई एक्साइज की, गवर्नमेंट ले आई जीएसटी, क्या वो पॉलिसी काम की है? क्या एक्साइज का कंप्लायंस करने का आपको कोई सेंस है? नहीं। क्यों सेंस नहीं मैम? क्योंकि अब जीएसटी आ गया ना। आ रहे मेरी बात समझ में? सो कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर ये बोलता है टू मेक श्योर कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ और सबको वो सेंड कर दो, वो डॉक्यूमेंट सबको मेल कर दो, वो डॉक्यूमेंट पूरे स्टाफ को मेल कर दो कि ये सारे लॉज हैं, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस है, हमको ये फॉलो करने हैं। ठीक है? और वो पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है वो हर टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बदलती रहती है। आप लोगों ने एसएम में पढ़ा होगा ना ये चीज, एसएम में कभी पढ़ी है ये चीज कि जो रूल्स हैं वो बदलते रहते हैं, है ना? और जो लॉ है, जो टेक्नोलॉजी है वो बदलती रहती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पढ़ा है ना? कंट्रोलेबल इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट में, है ना? तो बेसिकली गवर्नमेंट बाद में लॉ बदलेगी तो आपकी पॉलिसी अकॉर्डिंगली बदल जानी चाहिए। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से पक्के में। उसके बाद आता है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट को हम ना थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी इस पॉइंट को छोड़ दो। उसके बाद आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट ये बोलता है, देखो जब भी हम कंप्लायंस करते हैं ना, एक कंप्लायंस करने के दो तरीके हैं। याद है तुम्हें 14 फरवरी की मैंने एक बात की थी तुमसे कल, ठीक है? कल जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? सो माय पॉइंट इज कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो MGT 14 है वो हमें 14 फेब तक फाइल करना था, ठीक है? कल हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 15 जनवरी को, जिसके हिसाब से 14 फेब को हमें क्या करना चाहिए था? हमें 14 फेब तक 30 दिन कंप्लीट हो जाते तो हमें क्या करना था? हमें हमारा MGT 14 फाइल करना था। लेकिन हमने क्या किया? हमने लास्ट डेट हमारे चार्ट में 31 जनवरी डाल दी। हमने क्या किया? लास्ट डेट 31 जनवरी डाल दी। क्यों कर दिया ऐसा? क्यों किया हमने ऐसा? बताओ मुझे। जब मैम हमें 30 दिन मिलते हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? आप हमें सिर्फ 15 ही दिन क्यों दे रहे हो? आप चार्ट में सिर्फ 31 जनवरी की डेट क्यों डाल रहे हो? अगर हमें पूरे 30 दिन मिलेंगे तो हम आराम आराम से भी तो कर सकते हैं। तो आपने 31 जनवरी की डेट क्यों डाली? ये तुम मुझे बताओगे। कंप्लायंस के लिए बस एक आध वर्ड सीख लिया तुमने कंप्लायंस, अब तुम कंप्लायंस कंप्लायंस बोलोगे। हाँ, लास्ट डे पर इश्यू हो रहा है इसलिए पहले ही 31 जन डाल दिया सो दैट ऑन टाइम कंप्लायंस हो, बिफोर टाइम कंप्लायंस हो सके। ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो तुम चाह रहे हो ना कि ऑन टाइम कंप्लायंस हो, कोई भी डिले ना हो, लास्ट डेट पे हो सकता है कुछ भी आ जाए, हो सकता है 14 फरवरी को तुम्हारे बॉयफ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए गोवा ट्रिप प्लान कर दी हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज कि अगर लास्ट मिनट कुछ भी हो जाए, रेड पड़ जाए ऑफिस में, क्या करोगे तुम? एमसीए थोड़ी ना सुनेगा ये बात कि तुम्हारे ऑफिस में आईटी की रेट पड़ी थी या सेल्स टैक्स की रेट पड़ी थी। एमसीए थोड़ा ना, एमसीए तो लेट फीस लगाएगा तुम पर। तो ये ध्यान रखते हुए कि भाई 14 फरवरी तक हम वेट ना करें, हम उसकी ध्यान रखते हैं कि भाई हम 31 जनवरी ही लास्ट डेट रखें, भाई 15 दिन में हमारा कंप्लायंस हो जाए। इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? क्वालिटी। कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्वालिटेटिव कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट है। फिर से, कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटेटिव कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट है। देखो, लेट जब फॉर्म फाइल करते हो ना, वो आप लेट फीस के साथ भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप MGT 14 फेब के बाद भी फाइल करते हो तो वो आप कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका है, बस लेट फीस लगेगी ना। लेकिन आपकी कंपनी जो है वो नॉन कंप्लायंट के उस फॉर्म में मानी जाएगी, ये माना जाएगा कि आपका जो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही बंकस है, बकवास है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। व्हाट इफ वी गेट बिजी ऑन 14 फेब? दैट्स व्हाट आकाश, तुम तो बेटा बिजी हो तुम। बताओ मम्मी को क्यों। चलो, सो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलता है? अ वेल डिजाइन मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स एंड सपोर्ट्स ongoing quality initiatives. Most quality practitioners, ये quality किसकी quality practitioners की बात कर रहे हैं? Compliance quality practitioners agree that compliance and quality are two sides of the same coin. मतलब ये ऐसा नहीं है कि compliance कुछ और होता है और quality in compliance कुछ और होता है। जब आप कंप्लायंस करते हो, जब आप लॉ फॉलो करते हो, जब आप रिटर्न फाइल करते हो, जब आप फॉर्म्स फाइल करते हो, जब आप मीटिंग्स करते हो, जब आप रेजोल्यूशंस बनाते हो, जब आप मिनट्स बनाते हो, ये सब क्वालिटेटिव होना चाहिए, ये सब प्रॉपर टाइमली होना चाहिए। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। सो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बोलता है मेरी जान? कि कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इन कंप्लायंस का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आती ट्रेनिंग। अच्छा देखो, तुम्हें पता है तुम्हें आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है ना। पिछले कुछ 20 दिन से बच्चे मेरा दिमाग खा चुके हैं, मैम ट्रेनिंग करनी है, ओल्ड में करे न्यू में करे, मैम ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, मैम कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मैम ये वो। तो ट्रेनिंग तो तुम्हें करनी है, करेक्ट है ना। अब यही ट्रेनिंग जो तुम जाकर वहां पर सीखने वाले हो, ये तो तुम सिर्फ सेक्रेटेरियल वर्क या लिस्टेड से रिलेटेड वर्क का काम सीखोगे, करेक्ट है ना। लेकिन हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ कंप्लायंस करना होता है, ये मैंने कल भी बताया था। हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ कंप्लायंस करना होता है। वो कंप्लायंस उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वो कंप्लायंस करने के लिए। मार्केटिंग का बंदा कोई भी एडवर्टाइजमेंट डाल देगा, रिन जो कंपनी है उसका मार्केटिंग का बंदा टाइड की बेइज्जती कर देगा, कोको कोला जो कंपनी है वो पेप्सी की बेइज्जती कर देगी। तो ये जो है ये लोग कर देते हैं, वो लोग उनके ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस नहीं होता है, वो अपनी दहलीज पार कर देते हैं। लेकिन मार्केटिंग के भी कुछ लॉज होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? IPR लॉ बोलता है कि भाई आप किसी और का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केटिंग वाले को ये नहीं पता है, ये लॉ नहीं पता है, तो वो तो किसी और का ट्रेडमार्क कॉपी कर लेगा। आ रहा है समझ में मेरी बात? तो ये ट्रेनिंग आपको पूरे स्टाफ को देनी पड़ेगी। सो दैट इज नोन एज व्हाट? कंप्लायंस ट्रेनिंग। आ रहा है समझ में? मोस्ट प्रोग्राम्स ऑफर रिक्वायर एविडेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। समटाइम्स लैक ऑफ नॉलेज लीड्स टू फाइन्स एंड पेनल्टीज। एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होता कि हमको ये फॉलो करना था। आ रहा है समझ में सबको? एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होता है कि उनको ये फॉलो करना था, बिकॉज ऑफ विच द कंपनी हैज टू बेयर ऑल द पेनल्टीज। एम्प्लॉय तो बोल देगा मेरे को नहीं पता था, आप बताओगे ना मुझे कि मुझे किसी और का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज नहीं करना है, मैं थोड़ा ना लॉ पढ़ के आया हूँ। मार्केटिंग वाला बंदा क्या बोलेगा? मैं थोड़ी ना लॉ पढ़ के आया हूँ। तो कंपनी पेनल्टी बेयर करेगी और वो तो बच जाएगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट। देखो ये डैशबोर्ड से थोड़ा सिमिलर है। ये क्या बोलता है कि आप एक ऐसा MIS बनाओ, आप एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाओ, ठीक है। आप एक ऐसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाओ जो डेटाबेस आपको पूरी अपडेट देते रहे रियल टाइम बेसिस पर। अब ये रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम मतलब कि अगर बाय चांस हमारा एक ऑफिस इंदौर में है, एक ऑफिस पूना में है, पूना वाले ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई, तो मुझे इंदौर में रियल टाइम में पता चल जाना चाहिए। देयर हैज टू बी समवन हु इज अपडेटिंग फ्रॉम देयर ऑन देयर MIS। वो अपने फोन से भी अपडेट कर सकते हैं, वो अपने फोन से अपडेट कर रहे हैं अपने MIS पर कि मैम इंदौर वाले ऑफिस सुन लो, हमारे ऑफिस में आग लग चुकी है। आ रहा है समझ में? दैट इज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो आपका एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए जिससे आपको सारी एक्टिविटीज जो हो रही है, मतलब नॉट ओनली फॉर कंप्लायंस, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसका रियल टाइम बेसिस पर अपडेट मिले। क्योंकि वो अपडेट मिलेगा तो उससे रिलेटेड जो कंप्लायंसेस है ना, वो कंप्लायंसेस फिर कहाँ अपडेट होंगे उसके बाद?
डैशबोर्ड पर। तो टास्क मैनेजमेंट पर अगर आप सारे डेटाबेस पर अपलोड करोगे सारी एक्टिविटीज जो होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस डैशबोर्ड पर कंप्लायंस अपडेट होते जाएंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। हेलो पलक, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? डूइंग ग्रेट? यस, क्लियर है सबको? ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज मेरी जान? सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है एक ऐसे एमआईएस की जो सिर्फ कंप्लायंस के लिए बना है। वो एमआईएस में 3 चीजें आएंगी, चार्ट, स्कोर कार्ड, एडवाइजरी। क्या क्या आएगा? चार्ट, स्कोर कार्ड, एडवाइजरी। ये तीनों चीजों में आप डालते जाओगे चार्ट में क्या क्या कंप्लायंस करने थे, और एडवाइजरी में आएगा, सॉरी स्कोर कार्ड में आएगा क्या क्या कंप्लायंस हो चुके हैं। एडवाइजरी जो है वो ध्यान रखेगी चार्ट और स्कोर कार्ड अलाइंड रहे। उसके बाद पॉलिसी प्रोसीजर क्या बोलता है? पॉलिसी प्रोसीजर बोलता है कि आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा पॉलिसीज का, कंप्लायंस पॉलिसी का, कि किसको क्या क्या फॉलो करना है, और सब उसको फॉलो करेंगे भी। ऑप्शन नहीं है किसी के पास, आ रहा है समझ में? ऑप्शन नहीं है किसी के पास, सब उसको फॉलो भी करेंगे। और वो पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है उसको हम चेंज भी करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द एवर चेंजिंग रूल्स। जीएसटी के जैसे जीएसटी आया, रूल चेंज हुआ, लॉ चेंज हुआ, तो अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया? हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपना चेंज कर लिया। क्लियर है? बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी क्या बोलता है भाई? कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ बोलेंगे, कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करना इंपॉर्टेंट है मेरी जान? क्वालिटी कंप्लायंस। उसके बाद आपको ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉइज तो बोलेगा हाँ मुझे नहीं पता था, आपने नहीं बताया, हमको नहीं पता था। वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, तुम क्या करोगे? कंपनी, तुम तो पूरा पैसा भरोगे ना, तुम्हें तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉय को ट्रेन करो, भाई तेरा ये काम है, तुझे ये कंप्लायंस करना है, एक बार बता दे, बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आप एक ऐसा डेटाबेस बनाओ जहां पर रियल टाइम बेसिस पर सारी एक्टिविटीज अपडेट हो। दैट इज नथिंग बट यू शुड हैव योर ओन एमआईएस। एवरी कंपनी शुड हैव इट्स ओन एमआईएस wherein all the activities and all the tasks and all the operations and all the incidents happening in the company, entire organization, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा है वो रियल टाइम बेसिस पर वहां पर अपडेट हो जाए। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस। अब मैम एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था जिसको हम बोलते हैं ऑडिट। अब देखो, ये पूरी मेहनत करने के बाद हमने डैशबोर्ड बनाया, हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया, हमने एम्प्लॉइज को ट्रेन किया, हमने टास्क मैनेजमेंट के लिए एमआईएस बनाया, हमने क्वालिटी कंप्लायंस किया। अब एक बार टेस्ट करा ले, अब एक बार हम खुद को टेस्ट करा ले। अब टेस्ट कैसे कराएंगे? हम एक ऑडिट कंडक्ट करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे? ऑडिट कंडक्ट करवाएंगे। मैम जब सेक्रेटरी ऑडिट हो ही रहा है तो फिर कंप्लायंस ऑडिट की क्या जरूरत है? क्योंकि सेक्रेटरी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान देता है? सेक्रेटरी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान देता है मेरी जान? एक्सटर्नल लॉज। याद आ रहा है क्या? मैंने कल बताया था आपको। अरे ठीक है, ये कौन ध्यान देगा? सेक्रेटरी ऑर्डर। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कंप्लायंस में? किस चीज पर ध्यान जाए? एक्सटर्नल लॉज प्लस इंटरनल पॉलिसी। हम चाहते हैं इस पर ध्यान जाए। तो एक्सटर्नल लॉ और इंटरनल पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी की बात कर रही हूं मैं? इस पॉलिसी की। हम लोगों ने कंप्लायंस के लिए एक पॉलिसी बनाई, ऑडिट कमिटी ने कंप्लायंस के लिए एक विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी बनाई, विसिल ब्लोअर पॉलिसी बनाई। आ रहा है समझ में? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी ने स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी बनाई। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी ने प्रॉपरली रेम्युनरेशन जाए उसके लिए एक पॉलिसी बनाई। तो ये सब कंप्लाई भी तो होना चाहिए। ऑडिटर ये सब नहीं देखता है। कौन सा ऑडिटर? सेक्रेटरी ऑडिटर। तो इसी के लिए हमने किसको लेकर आए? हम लेकर आए हमारे प्यारे से सुंदर से कंप्लायंस ऑडिटर। अब तुम मुझे बताओगे कि कंप्लायंस ऑडिटर कौन हो सकता है? अपने अंदाजे से बताओ, मतलब मैंने बताया नहीं अभी तक, अंदाजे से बताओ कंप्लायंस ऑडिटर कौन हो सकता है ना? बोलो बोलो। आकाश कहां जा रहे हो? 14 फेब को।
कंपनी सेक्रेटरी, CS। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम लोग यार। बताओ। ओके यस, CS ही करता है, ऑफ कोर्स करता है, बट एज सेक्शन 139 के हिसाब से इट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज सपोज्ड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट। सेक्शन 203 204 के हिसाब से इट इज द कंपनी सेक्रेटरी हु सपोज्ड टू कंडक्ट सेक्रेटरी ऑडिट। ठीक है, सेक्शन 1 आई थिंक 148 के हिसाब से इट्स द कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज सपोज्ड टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। ऐसा कंप्लायंस ऑडिट के लिए कोई सेक्शन नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। हाँ, करता CS है, करना CS को चाहिए, CS करेगा तो सबसे बढ़िया, लेकिन लॉ कहीं भी ये नहीं बोलता है कि CS को ही करना है। आई नो बुरा लग रहा है, आई नो दिल पे चोट लगी, बट इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। मैं गलत तो नहीं बता सकती हूँ। सो द पॉइंट इज कि कंप्लायंस ऑडिट इज जनरली एंड शुड बी कंडक्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरी। हाउएवर लॉ, कंपनी लॉ डज नॉट स्पेसिफाई who can conduct compliance audit. It can be a CA, CS, CMA, advocate, employee, anybody. जैसे इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, वैसे कंप्लायंस ऑडिट भी कोई भी कर सकता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, इट इज नॉट कंपल्सरी, सो एनी क्वालिफाइड प्रोफेशनल, यस दैट्स व्हाट, कोई भी कर सकता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। ओके चलो, ओके अब इसको मैम याद कैसे करें इन पॉइंट्स को? देखो मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है दीपिका पादुकोण जो है वो TT भी खेलती है, पता है क्या तुमको? दीपिका पादुकोण बैडमिंटन तो खेलती है, शी इज फेमस फॉर बैडमिंटन बिकॉज हर फादर, आई मीन नॉट बिकॉज ऑफ हर फादर, उसके पापा तो नेशनल लेवल प्लेयर है, बट वो खुद भी काफी अच्छा, आई थिंक शी यूज्ड टू बी अ स्टेट लेवल प्लेयर और समथिंग। बट दीपिका पादुकोण जो है वो TT भी खेलती है। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण ने क्या किया, क्वालिटी ऑडिट किया TT का। दीपिका पादुकोण मतलब हमारी DP ने क्या किया, क्वालिटी ऑडिट किया हमारे TT का। ओके, दीपिका पादुकोण ने क्वालिटी ऑडिट किया किसका? अरे बोलो किसका? TT का। ठीक है, वेयर इन वी हैव गॉट DPQA TT। okay, D for not dog, dashboard, P for policy, Q for quality। तो मैम वो क्वालिटी और ये क्वालिटी सेम है? यस। A फॉर ऑडिट, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स तो हमारे कोड में ही आ गया समझ में? यस। उसके बाद T फॉर ट्रेनिंग, एंड T फॉर टास्क। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण ने क्या किया मेरी जान? दीपिका पादुकोण ने क्वालिटी ऑडिट किया किसका? TT का। अब वो TT क्या है? टेबल टेनिस मान लो, तेनाली तुकाराम मान लो, जो मानना है मानो। ठीक है, लेकिन वो क्या बोलता है? डैशबोर्ड, D फॉर डैशबोर्ड, P फॉर पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी, ऑडिट, ऑडिट, TT में आएगा ट्रेनिंग और T आएगा एक टास्क। क्लियर है सबको? आप लोग इसका पिक्चर ले सकते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी गाइस कंप्लायंस फ्रेमवर्क में किन किन चीजों की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे? मैम कंप्लायंस फ्रेमवर्क में जरूरत है, दीपिका पादुकोण ने क्वालिटी ऑडिट किया TT का, मतलब डैशबोर्ड, दीपिका का D डैशबोर्ड, पादुकोण का P पॉलिसी, क्वालिटी का क्वालिटी, ऑडिट का ऑडिट, T का ट्रेनिंग और T का टास्क।
क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से इसका आप लोग पिक्चर ले सकते हैं सो दैट वी कैन मूव अहेड। मैं साइड में हो जाऊं क्या थोड़ा? डन। ऑल राइट, ओके गाइस, चलो आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, लो भाई, अब मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम लेक्चर आज है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्यों आज आज स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों लगा कि आज लेक्चर नहीं है? कैन एनीबडी गिव मी अ रीजन? बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आज लेक्चर है या नहीं। क्यों लग रहा है यार आज लेक्चर नहीं है? मैंने कुछ बोला बोला था क्या सकल नींद में? ओके चलो, अब हम आते हैं पर्टिकुलरली प्रेपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट पर कि कंप्लायंस चार्ट क्या करता है। ठीक है, देखो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में तीन चीजें होती है, चार्ट, एडवाइजरी और स्कोर कार्ड। ठीक है, चार्ट जो है वो इट गिव्स मोर फोकस ऑन द कंप्लायंस, बट द कंपनी गिव्स मोर फोकस ऑन द प्रेपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। ठीक है, कंपनी ये बताती है कि कंप्लायंस चार्ट में आप सारी चीजें इंक्लूड करो। देखो अगर आप बाय चांस चार्ट में ही चीजें मेंशन करने में गड़बड़ हो गई, बाय चांस चार्ट में ही चीजें मेंशन करने में गड़बड़ हो गई, तो स्कोर कार्ड में कैसे डालोगे? आ रहा है समझ में? आपको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था, राइट? स्कूल में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता था। अब ये जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड में पांचों छह सब्जेक्ट्स होते थे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस। ओके, ये पांच सब्जेक्ट्स हैं। अब बाय चांस अगर आपकी मैम आपको आपकी मैम ने जो एग्जाम ली है आपकी, वो एग्जाम में सोशल साइंस का पेपर देना ही भूल गई, तो अगर सोशल साइंस का पेपर नहीं आएगा तो रिपोर्ट कार्ड में उसके मार्क्स कैसे आएंगे? सिमिलरली चार्ट में कंप्लायंस डालोगे ही नहीं तो रिपोर्ट कार्ड में वो कंप्लायंस आएगा कैसे? कैसे? ठीक है, सो द पॉइंट इज कि चार्ट पे आपको पूरा फुल ऑन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो the compliance chart of the company is prepared after considering the operations and structure of the company। अब देखो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कंपनी कंप्लायंस चार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो कंप्लायंस चार्ट जो है वो इन बातों के हिसाब से बना जाता है, कौन से कंप्लायंसेस आप पर लागू होंगे वो इन बातों पर डिपेंड करता है। ओके, यस, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज। सबसे पहला क्या है मेरी जान? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज। ठीक है, तो जितने भी लॉज आप पर एप्लीकेबल है, जितने भी रेगुलेशंस आप लोगों पर एप्लीकेबल है, वो सारे आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन जिस नॉर्मली पूछ रही हो, आईसीआईसीआई बैंक, उस पर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे? लिस्ट बताओ, बिंदास खुलकर लिस्ट बताओ। बोलो, अरे सो गए हो क्या? इज्जत दो, फैकल्टी खड़ी है। क्या क्या लॉज एप्लीकेबल होंगे भाई बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक पर तुम्हारे हिसाब से? बैंकिंग एक्ट इफ लिस्टेड तो एलओडीआर विच इज लिस्टेड, यस। आरबीआई गाइडलाइंस, बैंकिंग, एलओडीआर एंड सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटाइजेशन रिलेटेड लॉज, ओके।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, बैंकिंग कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, है ना। आईसीआईसीआई बैंक जो है, आईसीआईसीआई बैंक जो है, वो बैंक में पर्टिकुलरली पहली बात तो इट्स बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड है तो एलओडीआर और सेबी रेगुलेशंस रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये तो बेसिक है। साथ में कंपटीशन एक्ट, आरबीआई गाइडलाइंस, ये भी सब एप्लीकेबल होगा। उन्होंने क्या बोला, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जितने भी तरह के लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब की सब आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है। स्पेशल इनैक्टमेंट, वेरी गुड। लेबर लॉ, यस, अरे एम्प्लॉयज आते तो पूरा का पूरा लेबर लॉ लग जाएगा, है ना। आ रहा है समझ में। उसके बाद आपको रिस्क असेसमेंट करना होता है। रिस्क मतलब कौन सा रिस्क की बात कर रहे हैं, कंप्लायंस रिस्क। अभी कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, कंप्लायंस रिस्क इज नथिंग बट रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है। सो व्हाट इज कंप्लायंस रिस्क? अरे भाई मांझा, ये फिर से ऑटो अपडेट पे जा चुका है मेरा लैपटॉप। हम्म। सो व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट में हम कंप्लायंस रिस्क को असेस करते हैं। कंप्लायंस रिस्क मतलब कौन से रिस्क हो गए, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो मतलब कविता का सार ये है कि जब आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो आप नॉन कंप्लायंस में चले जाते हो। अब नॉन कंप्लायंस किया मतलब कंप्लायंस नहीं किया तो आती है पेनल्टी, आता है फाइन, आता है इम्प्रिजनमेंट, आता है सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो नॉन कंप्लायंस के कारण होती है, तो इनको हम बोलते हैं रिस्क, ठीक है। तो उसको हमें असेस करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हमने असेस किया कि 14 फरवरी को बहुत सारे इंप्लॉयज जो है वो सिक लीव लेने वाले हैं, आ रहा है समझ में। 14 फरवरी को बहुत सारे एम्प्लॉय सिक लीव लेने वाले हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने अपने कंप्लायंस चार्ट में लास्ट डेट ही फॉर्म फाइलिंग की 31 जनवरी डाल दी, सो दैट कोई 14 फरवरी तक जाए ही ना। आ रहा है समझ में। तो ये रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस होता है जो हमें असेस करना पड़ता है। उसके बाद रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन भी हम चार्ट में डालेंगे। मिटिगेशन कैसे, हमने यहाँ पर पता कर लिया कि भाई हमें जब पता है कि नॉन कंप्लायंस की ये रिस्क है तो उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। कम कैसे कर पाएंगे, 31 जनवरी डाल दी ना हमने, आ रहा है समझ में। तो जो भी रिस्क को हमने ऊपर असेस किया उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे, एम्प्लॉयज को डेडलाइन देंगे, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स का लालच देंगे। ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कंप्लायंस टाइमली हो और नॉन कंप्लायंस की रिस्क ना आए। उसके बाद कंप्लायंस मॉनिटरिंग, ये भी हमें चार्ट में ध्यान देना पड़ेगा। क्या चार्ट में ध्यान देना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हर किसी को मॉनिटर करता चले, कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हर किसी को मॉनिटर करता चले। एंड दैट माय फ्रेंड इज कंप्लायंस मॉनिटरिंग। मतलब कि अगर मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में हूं तो मेरे ऊपर कोई बॉस होना चाहिए, मेरे बॉस के ऊपर कोई बॉस होना चाहिए, उस बॉस के ऊपर मान लो मुकेश अंबानी हो, बट कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको मॉनिटर कर रहा है कि आप कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग, एंड रिपोर्टिंग इज नथिंग बट यू मस्ट बी एबल टू रिपोर्ट टू योर सुपीरियर। अगर कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है तो मुझे उसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा कि मैंने कंप्लायंस किया। कोई भी बिना बॉस का नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा अनाथ नहीं होना चाहिए कि उसका कोई बॉस ही ना हो, उसका कोई सुपीरियर ही ना हो, कि उसको किसी को रिपोर्ट ही नहीं करना है। तो फिर हम अगर वो उसकी वजह से अगर हमें नॉन कंप्लायंस की रिस्क आएगी तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। आ रहा है समझ में सबको। तो कंप्लायंस चार्ट जो है वो 5 चीजों से बनता है। कितनी चीजों से, 5, 5 मतलब 5, 5 मतलब 5।
सबसे पहले तो आपको लॉ आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है। उसके बाद आपको जितनी भी रिस्क है नॉन कंप्लायंस की, क्योंकि जब आप लॉ फॉलो नहीं करते हो ना तो क्या हो जाता है, उससे कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस आ जाता है। नॉन कंप्लायंस से जितनी भी हमें आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो सारी रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस होती है। तो रिस्क को असेस करना जरूरी, पता लगाना जरूरी है कि गड़बड़ क्या हो रही है। उसके बाद आप उसको कम करने की पूरी कोशिश करोगे, करेक्ट है। उसके बाद आप उसको मॉनिटर करोगे, आप उसको मॉनिटर करोगे, आप उसको ट्रैक करोगे, आप एक्शन ट्रैकिंग करोगे, ठीक है। मतलब जितने भी कंप्लायंसेस हो रहे हैं आप उसको प्रॉपरली ट्रैक करोगे कि कौन सा बंदा कौन सा कंप्लायंस कर रहा है, क्या एचआर डिपार्टमेंट अपना लेबर लॉ फॉलो कर रहा है, क्या एचआर डिपार्टमेंट टाइमली सैलरी दे रहा है, ये सारा एक्शन ट्रैकिंग होता है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग होता है। उसके बाद आप कंप्लायंस रिपोर्टिंग पर ध्यान दोगे, मतलब कि अगर कोई बाय चांस नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसको रिपोर्ट होना जरूरी है, छुपना नहीं चाहिए, वो रिपोर्ट होना चाहिए। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि बाय चांस अगर कोई इंसिडेंट हो गया ना, कोई नॉन कंप्लायंस हो गया ना, तो उसको रिपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पता चला कि इंसिडेंट हो गया, नॉन कंप्लायंस हो गया और ऊपर बॉस तक बात ही नहीं पहुंची। जब बहुत सारी पेनल्टीज ऐड होती गई तब पता चला कि अच्छा ये तो नॉन कंप्लायंस इतने दिन पहले हो चुका था। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से अरे बोलो यस, पक्का है क्या? बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा द फैक्टर्स दैट डिसाइड्स व्हाट टू इंक्लूड इन सीसी। मतलब हमने ये पढ़ा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि कंप्लायंस चार्ट में क्या आता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कंप्लायंस चार्ट में एक्चुअली आता क्या है। आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छे से। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति है तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। अभी तक सबको ठीक लग रहा है? यस। मुझे आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, why did you why I mean I'm not really sure what do students think generally। अभी मैं इतना नहीं समझ पा रही हूँ, बट मुझे जानना है कि स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों लगा कि आज क्लास नहीं है। टैक्स की क्लास हुई थी ना आज? इफ आई am not aware of, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं मैम आज क्लास है क्या। और क्या मैंने नींद में ऐसा कुछ भी बोला था कि आज क्लास नहीं होगी? अभी देखना, अभी ये क्लास खत्म होगी फिर आएगा धीरे धीरे। मैम आज का लेक्चर मिस हो गया, कोई डाउट आया तो हम आपसे पूछ सकते हैं क्या? मैम हम आपको कितनी बजे कॉल कर सकते हैं? देखना सीधे डायरेक्टली आएगा। चलो भाई हम तो आगे बढ़ेंगे, पूरे जोश के साथ आग लगानी है डीडी में। आइडिया नहीं है हिमानी को, वो तो उठी नहीं होगी सुबह। क्यों आज लड़की? आज क्लास नहीं हुई अमन टैक्स की? ओके ओके, दैट कैन बी अ रीजन व्हाई स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि आज क्लास ही नहीं थी। चलो एनीवे कोई इशू नहीं है। हम लोग तो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। हमें क्या करेक्ट? चलो कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट। अब कंप्लायंस चार्ट में एग्जैक्टली आता क्या क्या है ना हम लोग। ओहो ऑन टाइम। चलो हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स आते हैं कंप्लायंस चार्ट में। सबसे पहले तो वही सारे लॉज आ जाएंगे। हमें की कंप्लायंसेस लिखने हैं, ठीक है। जिसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है आपको सिर्फ वो पार्ट याद रखना है। जिसको ध्यान से सुनना, जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, हाईलाइट किया हुआ है, आपको सिर्फ वो पार्ट याद रखना है। आपको पूरा सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। जो पार्ट मैंने याद किया अगर आपने सिर्फ वो भी पढ़ लिया ना, आपको पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। डीडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि पॉइंट्स याद रह जाने चाहिए। ओके चलो सबसे पहले हम आते हैं रेफरेंस टू की कंप्लायंसेस। देखो
कंपनी में बहुत तरह के कंप्लायंसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। कंपनी कौन से सेगमेंट में है, कौन से सेक्टर में है, कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में है, ठीक है, कौन सी टाइप की इवेंट्स कर रही है, कौन सी एक्टिविटीज कर रही है, कौन सा बिजनेस है, वो बैंकिंग है, वो इंश्योरेंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो ट्रेडिंग है, वो सर्विस है, वो सेज है, ठीक है, वो ईओ एक्सपोर्ट 100% एक्सपोर्ट ईओ है, वो कैसी टाइप की कंपनी है, उसके बाद वो कैसे टाइप का बिजनेस कर रही है। बैंकिंग में बैंकिंग भी होती है और एनबीएफसी भी होती है, आ रहा है समझ में। इंश्योरेंस में एलआईसी भी होता है, जनरल इंश्योरेंस भी होता है। तो कौन सी टाइप की कंपनी है उसके हिसाब से आपका की कंप्लायंस डिसाइड होंगे। बहुत अच्छे से क्लियर है सबको। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे दैट कैप्चर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। चलो एक्सटर्नल तो समझ में आता है, जो लॉ हम पर एप्लीकेबल है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। इंटरनल ऑब्लिगेशंस क्या मतलब, इंटरनल ऑब्लिगेशंस क्या होता है तुम बताओगे? What do you mean by internal compliance obligation? What do you mean by internal compliance obligation? इंटरनली क्या कंप्लायंस हो सकता है हमारा, बताओ। मैनेजमेंट के ऑब्लिगेशंस, पॉलिसीज, बहुत बढ़िया, एक नंबर, गजब गजब। ओके यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलो सो इंटरनल ऑब्लिगेशंस मतलब जो पॉलिसी हमने बनाई थी ऊपर, याद आ रहा है, ऊपर हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया था, पॉलिसी प्रोसीजर, दीपिका पादुकोण, पी फॉर पॉलिसी, पढ़ा था हमने। तो पॉलिसी जो हम बनाते हैं उसको भी फॉलो करना जरूरी है, ये कंपनी का एक इंटरनल ऑब्लिगेशन होता है। जो भी पॉलिसीज आप बना रहे हो, जो भी इंप्लॉइज के लिए पॉलिसी बना रहे हो, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए बना रहे हो, जो लोअर लेवल के लिए बना रहे हो, जो टॉप लेवल के लिए बना रहे हो, जो भी पॉलिसी आप बना रहे हो उसको कंप्लाई करना जरूरी है। सो इन कंप्लायंस चार्ट यू हैव टू इंक्लूड छोटे छोटे से कंसाइज स्टेटमेंट्स। कंसाइज मतलब टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे कि कंपनी पर क्या क्या एक्सटर्नल लॉज एप्लीकेबल है और क्या क्या इंटरनल लॉज एप्लीकेबल है, क्या क्या उनके एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस है और क्या क्या इंटरनल ऑब्लिगेशंस है। ऐसे छोटे छोटे उनको वन लाइनर स्टेटमेंट ऐड करने पड़ेंगे, किसमें, कंप्लायंस चार्ट में। अभी हम डायरेक्टली वही पढ़ रहे हैं कि चार्ट में आएगा क्या क्या, हम वही पढ़ रहे हैं। तो पहला हमें क्या इंक्लूड करना है कि क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा हमें क्या इंक्लूड करना है कि एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन और इंटरनल ऑब्लिगेशन के स्टेटमेंट्स हमें ऐड करने रहेंगे। तीसरा यस, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स, कोड्स, रिपोर्ट फाइलिंग, प्रिपरेशन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यस, ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर व्हाट, इंटरनल ऑब्लिगेशन। उसके बाद तीसरी चीज हमें लिखनी है इनहेरेंट एंड मैनेज्ड रिस्क लेवल। दो टाइप की रिस्क यहां पर बात की जा रही है, कितने टाइप की, दो, दो मतलब टू। पहली रिस्क हमारी है इनहेरेंट, इनहेरेंट जो होती ही है। इनहेरेंट रिस्क कौन सी होती है, जो होती ही है, जो आप नई पैदा नहीं करोगे, वो कंपनी के साथ आएगी ही, ठीक है। ये रिस्क कंपनी के साथ आती ही है। ये कौन सी रिस्क की मैं बात कर रही हूं, जैसे कि डिविडेंड, कोई साल पर डिविडेंड ना देने के कारण यू लूज योर शेयर होल्डर्स, दैट इज एन इनहेरेंट रिस्क। वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो आएगी ही। या फिर गवर्नमेंट ने बाहर लॉ चेंज कर दिया, या मार्केट में बाहर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उसके कारण आपको नुकसान हुआ, वो इनहेरेंट रिस्क होती है। क्या आपका उस पर कंट्रोल है? क्या आप गवर्नमेंट को बोलेंगे ए चुप रहे, तू लॉ नहीं बदलेगा, हमारी कंपनी को रिस्क लॉस हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो इनहेरेंट रिस्क कौन सी होती है, जो होती ही है, ठीक है, जिसका ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। मैनेज्ड रिस्क कौन सी होती है, जो आप मैनेज करके चलते हो, जैसे एम्प्लॉय की चोरी, जैसे डेटर का बैड डेट, है ना। हम हमेशा डेटर्स जो होते हैं वो बैड डेट अगर होने वाले होते हैं तो हम उसका एक प्रोविजन बनाकर चलते हैं, उसका हमें प्रोविजन बना के चलते हैं। जैसे बैंक्स जो है ना, वो जो भी एनपीए होने वाले होते हैं ना, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कोई कस्टमर ने लोन लिया और वो बैड डेट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं बैंकिंग टर्म्स में एनपीए, ठीक है। तो बैंक्स क्या करती है ना, उसका अलग से एक प्रोविजन बना के रखती है कि भाई ये एनपीए हो गया तो हम फिर भी मरेंगे नहीं, हम फिर भी जिंदा रहेंगे। आ रहा है समझ में। इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद जो विजय माल्या ने एसबीआई पर किया,
उसके बाद भी आज एसबीआई जिंदा है। नीरव मोदी ने जो इतना बड़ा फ्रॉड किया उसके बाद भी पीएनबी जिंदा है। सो द पॉइंट इज कि ऐसे कहीं ना कहीं मैनेज रिस्क होती है जो हम प्रोविजन रखते हैं कि भाई हमारा कोई भी नुकसान ऐसा ना हो कि हम मर जाए। आ रहा है समझ में सबको? अब ये चाहे इनहेरेंट रिस्क हो या मैनेज रिस्क हो, वो अलग अलग लेवल की होती है। वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल, वो हाई भी हो सकती है जो क्रिटिकल से थोड़ी कम हो, वो मीडियम भी हो सकती है जो थोड़ी नॉर्मल हो, या वो लो भी हो सकती है जिससे हमें फर्क ही ना पड़े। तो ये चाहे क्रिटिकल हो, हाई, मीडियम, लो, कैसी भी हो, आपको कंप्लायंस चार्ट में इनहेरेंट रिस्क जो होगी ही, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, और मैनेज रिस्क जिसको आप मैनेज कर सकते हो, ये दोनों रिस्क को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। किसमें मेरी जान? कंप्लायंस रिस्क में। यस, अनअवॉइडेबल रिस्क इज नथिंग बट व्हाट? इनहेरेंट रिस्क। क्लियर है सबको? बहुत है। जैसे बैंकिंग में ना एनपीए तो आता ही है, बैंकिंग कंपनीज में एनपीए तो इनहेरेंट रिस्क होती है। बैंक्स जो है वो पूरा ध्यान रखेगी कि भाई कोई भी एनपीए ना हो, बट ऐसी कोई भी बैंक नहीं है जिनमें कोई भी बंदा एनपीए नहीं रहा हो। कोई ना कोई साल में 1 या 2 बंदे एनपीए होते ही हैं। इसीलिए तो सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए तो सरफेस ही आया था। आ रहा है समझ में? वरना बैंक ऐसे ठप होती जाएगी, फाइनेंशियल सिस्टम्स की लग जाएगी। आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, द बिजनेस प्रोसेस और पीपल टू विच कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस आर लिंक्ड। यहां पर बात की जा रही है ओनरशिप की। यहां पर किसकी बात की जा रही है मेरी जान? ओनरशिप। अरे मान जा यार, ऐसे क्या कर रहा है? अरे बेबी, किसकी ओनरशिप की बात कर रहा है? कंप्लायंस ओनरशिप की। अब ये कौन से कंप्लायंस ओनरशिप है? देखो भाई, हर बंदा के ना, हर जो कंपनी में एक हर बंदा होता है उसकी एक ओनरशिप फिक्स्ड होती है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट जो है वो लेबर लॉ का ध्यान रख रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो फैक्ट्री लॉज का, इंडस्ट्रियल लॉज का ध्यान रख रहा है, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट कंपनी लॉ पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट लॉज या आपके लिस्टेड से रिलेटेड जितने भी लॉज है उनका ध्यान रख रहा है, अकाउंट्स वाला जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रख रहा है। तो हर बंदे का कोई ना कोई ओनरशिप होती है, कंप्लायंस ओनरशिप, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। आ रहा है समझ में? तो चार्ट में आप वो लिखोगे कि कौन सी प्रोसेस से रिलेटेड कौन से कंप्लायंसेस हैं और वो कंप्लायंस को कौन पूरा करेगा। फिर से, कौन सी प्रोसेस से रिलेटेड कौन से कंप्लायंसेस हैं और वो कंप्लायंस कौन पूरा करेगा, उसका ओनर कौन रहेगा, ये आप किस में इंक्लूड करोगे मेरी जान? चार्ट में। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज एंड रिस्क ट्रैकिंग। हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि जब हमें कंप्लायंस चार्ट बनाना होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रिस्क को मिटिगेट कैसे करेंगे और मॉनिटर कैसे करेंगे, ट्रैक कैसे करेंगे। तो चार्ट में आपको सीधे सीधे वो एक्टिविटीज डालनी है, दैट हाउ आर यू गोइंग टू मिटिगेट द एक्टिविटीज फॉर मिटिगेट द रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि कोई कंपनी जो है वो एनपीए हो सकती है। मैं बैंकिंग कंपनी की बात कर रही हूँ क्योंकि वो रिस्क होती है ना। तो बैंकिंग कंपनी में हमें कोई पता है कि अगर कोई दूसरी कंपनी ने, कोई कॉर्पोरेट कस्टमर है और उसने कोई लोन लिया है तो वो एनपीए हो सकता है, हमें ये पता है। तो अब हम उसको मिटिगेट करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे? उसकी पिछले 5 साल के पहले तो फाइनेंशियल निकालेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो कितना बोरोइंग्स उनकी है, वो कितना इनडेटेड है, उनकी कितने चार्जेस क्रिएटेड है, उनकी प्रॉपर्टीज पर कितने चार्ज क्रिएटेड है। ये तो हम सबसे पहले मिटिगेट करने के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्रेडिट स्कोर निकलवाएंगे कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। आपको पता है ना, क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एसएनपी हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर, है ना। तो सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हम उनके क्रेडिट रेटिंग निकालेंगे। सो दीज आर स्मॉल few things, which helps us in what? In mitigating the risk, and in tracking the compliance risk. क्लियर है सबको? यस, क्रेडिट वर्दीनेस, वेरी गुड झील, ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस पता करेंगे। तो ये सारे मिटिगेशन के तरीके होते हैं। आ रहा है समझो? तो ये भी हम चार्ट में इंक्लूड करेंगे कि अगर कंप्लायंस रिस्क कोई नजर आ रही है, ठीक है, कोई कंप्लायंस रिस्क चाहे वो इनहेरेंट हो या वो मैनेज्ड हो, ठीक है, तो वो रिस्क को हमें मिटिगेट कैसे करना है, मतलब कम कैसे करना है, और साथ ही साथ हमें उसे ट्रैक कैसे करना है।
क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। और उसके बाद हम इसमें इंक्लूड करेंगे रिपोर्टिंग। हम उसमें क्या इंक्लूड करेंगे? रिपोर्टिंग। चार्ट में ही बाकायदा लिखा जाएगा कि कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट में मानकर चलो हाँ जी, एचआर डिपार्टमेंट में मानकर चलो ये हमारा पूरा एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। सबसे पहला ये है, ये जो सबसे छोटे लेवल पर है, ये अपने सर को रिपोर्ट करता है कि मैंने अपने कंप्लायंसेस कर लिए। क्या इसका क्या कंप्लायंस होगा? सैलरी स्लिप्स देना। सिर्फ सैलरी स्लिप देना मतलब एक तरह का मानकर चलो क्लेरिकल वर्क हो गया, ठीक है, एक तरह का क्लेरिकल वर्क हो गया। तो ये बंदा जो है वो सैलरी स्लिप दे रहा है, क्लेरिकल काम कर रहा है और इसे रिपोर्ट कर दिया, हाँ सर सैलरी स्लिप दे दी, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये क्या करता है? ये अकाउंट ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जो ये भी एक तरह का क्लेरिकल वर्क होता है कि ठीक है मैंने अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। ये जो है ये किसका ध्यान रखता है? ये पीएफ कितना कटेगा, कितना बेसिक सैलरी होगा, अलाउंस जाना चाहिए कि नहीं, रीइंबर्समेंट, इन सब का ध्यान रखता है, ठीक है। और ये जो बंदा है ये सिर्फ एचओडी जो है ये सिर्फ स्पेशल केसेस देखता है और अपनी पूरी की पूरी टीम को मैनेज करता है। आ रहा है समझ में? तो जो भी उस सबऑर्डिनेट्स है वो अपने अपने सुपीरियर को क्या करते जा रहे हैं? वो रिपोर्ट करते जा रहे हैं कि हमने अपना काम कर लिया। तुम्हें लग वो नॉर्मल काम रहा है बट वो नॉर्मल काम नहीं है, वो कंप्लायंस ही कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल वाले ने सेकंड लेवल को रिपोर्ट कर दिया कि मेरा कंप्लायंस हो गया, सेकंड ने थर्ड को रिपोर्ट कर दिया कि मेरा कंप्लायंस हो गया और थर्ड ने फोर्थ को रिपोर्ट कर दिया कि मेरा कंप्लायंस हो गया। अब एचओडी किसको रिपोर्ट नहीं करेगा? क्या करेगा ना, बट वो डायरेक्टली किसको करेगा? बोर्ड को। सारे जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, दैट इज मार्केटिंग का, फाइनेंस का, अकाउंट्स का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्रेटेरियल का, आर&डी डिपार्टमेंट हो गया, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे डिपार्टमेंट वाले बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। सो दिस इज हाउ रिपोर्टिंग इज डन एंड दिस इज हाउ रिपोर्टिंग शुड बी डन ऑफ कंप्लायंस। और रिपोर्टिंग कौन किसको करेगा ये भी आपको चार्ट में इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको क्लियर ओनरशिप देनी है कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये तो काम तुम करने वाले थे तो तुमने क्यों किया। मैम हम दोनों लोगों को एक ही काम मिल गया तो कौन काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनरशिप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा। एवरीथिंग हैज टू बी वे टू फिक्स्ड। क्लियर है? बहुत अच्छे से, पक्के में? यस, ठीक है। तो कॉन्टेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो कौन से लॉज आएंगे हमें वो पता करना है, ठीक है। उसके बाद हम कंसाइज स्टेटमेंट्स इंक्लूड करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस की, कि हमको क्या क्या कंप्लायंसेस कर रहे हैं उसका हम एक एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो भी हमारी रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क या मैनेज रिस्क, उसको हम लिखेंगे। फिर उसको मिटिगेट करने का तरीका ढूंढेंगे, ठीक है, मिटिगेट करने का तरीका ढूंढेंगे। उसके बाद हम उन लोगों को निकालेंगे जो कौन से कंप्लायंस के लिए कौन सा बंदा फाइनल है, कौन से कंप्लायंस के लिए कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वो हम पता करेंगे। क्लियर ओनरशिप डिफाइन करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और रिपोर्टिंग का भी ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे गाइस? रिपोर्टिंग का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, अरे बोलो है ना? यस, okay. Now there's one thing that I wanted to ask, that is not related to this particular topic. सबसे पहले मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू, तुम लोग कहाँ से हो? यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कहाँ से हैं? मैम फोर्थ एंड सेवन पॉइंट में क्या डिफरेंस है? ओके, फोर्थ एंड सेवन पॉइंट में डिफरेंस ये है कि हम इसमें प्रोसेसेस और पीपल को लिंक करेंगे पहले तो, कि कौन सा डिपार्टमेंट, जैसे हमने फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि भाई हमने एचआर डिपार्टमेंट को लेबर लॉ दे दिया, लेकिन सेवेंथ पॉइंट ये बोलता है कि कौन एचआर डिपार्टमेंट में भी कौन सा बंदा क्या काम करेगा वो हमें डिफाइन करना है। तो फोर्थ पॉइंट को स्पेसिफाई करता है सेवेंथ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि कौन सी प्रोसेस के लिए कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेवन पॉइंट बोलता है कौन सा बंदा कौन से कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आ रहा है समझ में?
यस, ओके अमन। झील एमपी से हो, ओके। और कौन कौन कहां से? हिमानी, आकाश, अमन, और कौन कौन है भाई? आयुषी, बबलू, पुलकित, कहां कहां से हो आप लोग? स्वप्निल, त्रिची, तमिलनाडु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चित्तौड़, वेरी गुड यार। ओके अमन क्लियर है। अमन कहां से हो आप? पुणे आना होता है क्या आप लोगों का? तो यू कम टू पुणे? अकलतारा छत्तीसगढ़, ओके, प्रिटी क्लोज बाय, राजस्थान के पास में। झील आप एमपी में कहा से, सॉरी एमपी के पास में। झील आप एमपी में कहां से हो? अरे बहुत बहुत सही, बहुत सही। हरदा, ओके, हरदा तो काफी पास में है यार इंदौर से, काफी पास में है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का पुणे आने का कुछ सीन है? पुणे आने वाले हो या क्या सीन है? हाँ, ओके, इंदौर से एजुकेशन, ओके। हाँ जी, बताइए। पुणे आने वाले हो कभी? नो, ओके। इससे मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि कोई नहीं आने वाला है, ओके। नो, व्हाई एम आई आस्किंग दिस इज, द रीजन व्हाई एम आई आस्किंग दिस इज बिकॉज नीलम सर जो है ही स्टार्टिंग अ न्यू बैच, ठीक है, एंड दैट इज अ फेस टू फेस बैच, ठीक है। तो फेस टू फेस बैच जो होने वाली है वो पुणे में होने वाली है। सो दैट इज व्हाई एम आस्किंग कि अगर आप लोग पुणे में हो और आर्टिकलशिप के लिए आओगे, ओके, तो अगर आप लोग पुणे में हो, इफ यू वांट टू अटेंड अ फेस टू फेस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन वर्चुअल क्लास। मेरे पास ऑप्शन नहीं क्योंकि मैं इंदौर में हूँ और सारे स्टूडेंट्स इधर उधर के हैं, बट नीलम सर जो है वो फेस टू फेस लेने का सोच रहे हैं विथ नॉट मोर देन 5 to 7 स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, एक ट्रिप प्लान करते हैं फिर आएंगे। अरे करो यार, करो। मैं तो घर से निकलना चाहती हूँ और मेरे घर वाले भी मतलब मुझे रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो मैं भागना चाहती हूँ, वो मुझे भगाना चाहते हैं, तो हम लोग काफी म्यूचुअली सेम फील करते हैं, मैं और मेरे पेरेंट्स, ठीक है। तो तो यही रीजन है व्हाई आई वाज आस्किंग, बट आई थिंक तुम लोग काफी कंफर्टेबल हो अपने एरिया में भी, राइट? ओके, चलो परफेक्ट। तो गाइस हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, देन वील वाइंड अप। हम लोगों ने कॉर्पोरेट कंप्लायंस प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हमने पढ़ा कि दीपिका पादुकोण ने क्वालिटी ऑडिट किया, किसका? टीटी का। दीपिका मतलब डी मतलब डैशबोर्ड, पादुकोण मतलब पी मतलब पॉलिसी, और क्वालिटी ऑडिट, टी टी मतलब ट्रेनिंग, एंड टी मतलब टास्क मैनेजमेंट। ये हमने किया किसका? कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें आती है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में 3 मेजरली चीजें आती है, चार्ट, स्कोर कार्ड, एडवाइजरी, ओके। उसके बाद कंप्लायंस चार्ट में जो है वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जिसका हमें ध्यान रखना है, एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है। रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस को असेस करना जरूरी है, रिस्क को मिटिगेट करना जरूरी है, रिस्क को ट्रैक करना, मॉनिटर करना जरूरी है, रिस्क को रिपोर्ट करना जरूरी है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हम बनाएंगे क्या? कंप्लायंस चार्ट। अब कंप्लायंस चार्ट के कंटेंट्स में क्या क्या आएगा कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, फिर हम कंसाइज स्टेटमेंट्स डालेंगे सीधे सीधे कि एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस क्या और इंटरनल ऑब्लिगेशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद इनहेरेंट रिस्क और मैनेज रिस्क।
इनहेरेंट रिस्क। और मैनेज रिस्क क्या क्या है हम वो डालेंगे इसमें। वो रिस्क कौन सी बिजनेस प्रोसेस या कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड कौन सा कंप्लायंस हम वो भी डालेंगे। क्लियर ओनरशिप डिफाइन करेंगे कि भाई कौन से ओनर, कौन सा बंदा कौन से कंप्लायंस का ओनर है, हम ये भी डालेंगे। रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है वो हम डालेंगे रिस्क को, ठीक है। उसके बाद कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कंप्लायंस रिपोर्टिंग का भी मैकेनिज्म हम सीधे सीधे चार्ट में डालेंगे। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस, ऑलराइट, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा कंप्लायंस चार्ट। नाउ ma'am, the lecture that are to be held on the app, any chance we can watch it live on PC? Yes, of course. ठीक है, आप लोग तो देखो जो भी एप्लीकेशन पर मैं लेने वाली हूँ ना वो सारे लाइव लेक्चर्स ही होंगे, ओके। तो आप लोग पीसी पर, अपने फोन पर, दोनों पर लाइव लेक्चर्स देख सकते हो, ओके। और आपको चैट भी ओपन रहेगा तो आप लोग चैट भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों का यूट्यूब चल रहा है ना वैसा ही चलेगा। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? तो वैसा ही चलने वाला है। और हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों का ऑफिस वगैरह है, जो लोग उस टाइम पर नहीं देख पाते, बिकॉज 10 और 12 इज अ टाइम जिसमें ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। तो जितने भी लेक्चर्स मैं लाइव लूंगी वो सारे 15 मई तक रहेंगे। बट माय सजेशन वुड ऑलवेज बी टू मेक श्योर कि भाई आप लाइव ही देखो मेरे साथ। जैसे अभी अमन को डाउट आया तो अमन ने मुझसे पूछ लिया कि मैम 4th और 7th पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ये आप लाइव के बिना नहीं कर पाओगे। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, अगर आपको प्री रिकॉर्डेड ही देखना है तो फिर आप पेन ड्राइव ले लो ना, आप गूगल ड्राइव ले लो, व्हाई आर यू पेइंग एक्स्ट्रा, राइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आप चाहते हो कि आप पूरा लाइव का लुफ्त लो, पूरा लाइव का मजा उठाओ और आपको अच्छे से उसके साथ पढ़ना और पढ़कर खत्म करना है, मेरे साथ साथ खत्म करना है, तो इट्स बेटर आप लाइव अटेंड करो। बट आपका कभी लेक्चर मिस हो जाता है तो आप बाद में देख सकते हो, ठीक है, ओके। यस मैम, कैन यू शो that once on your laptop? I will show it to you tomorrow, ठीक है। मेरे उसमें भी अभी वो एप्लीकेशन नहीं है, मतलब एप्लीकेशन है बट दैट इज द टीचर वाला एप्लीकेशन, स्टूडेंट वाला एप्लीकेशन अभी नहीं है। तो मैं वो डाउनलोड और सेटअप करके रखूंगी सो दैट आई कैन शो इट टू यू टुमारो, ठीक है। मैं आपको पूरा गाइडेंस दे दूंगी कि कैसे आप लोगों को वो ऐप पर देखना रहेगा, ओके। एप्लीकेशन पर लेक्चर्स जो है वो ट्यूसडे से चालू होंगे। कल संडे है तो कल आपका लेक्चर नहीं रहेगा, और ये सिर्फ अभी 1-2 संडेज की बात है, वरना मैं तुम्हारा संडे खा जाने वाली हूँ, ओके, ठीक है। ये संडे को लेक्चर रहेगा, तुम प्रोफेशनल में हो तो आपको थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा कि पोर्शन टाइम पर कंप्लीट करना जरूरी है रादर देन एंजॉयिंग योर संडेज, ओके। सो आई विल स्टार्ट टेकिंग लेक्चर्स ऑन संडेज थोड़े 1-2 संडे बाद। और ये जो पोर्शन है ये आपका मैक्सिमम 20th मार्च तक खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी पर्सनल डेडलाइन 15th मार्च रखी है, बट 20th मार्च तक मैं ये खत्म करने की कोशिश करूंगी, ओके। यस, ऑलराइट। हाँ जी, आप फोन और लैपटॉप क्या गंदा अटका था यार। तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं लिया ना? थप्पड़ पड़ जाएगा इस गंदी शक्ल का स्क्रीनशॉट लिया हो तो। ओके चलो, सो आई विल सी यू टुमारो, आई मीन आई विल सी यू ऑन मंडे। यस, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, चिल करो, एंजॉय करो, हैव अ वेरी गुड डे, हैव गुड ब्रेकफास्ट, अच्छे से खाओ पियो। और आज का प्लीज पढ़ लेना, मैंने ड्राइव लिंक में ऐड किया है आज और कल का। बाय चांस इफ देयर इज एनीबडी हु कुडंट अटेंड द लेक्चर yesterday, प्लीज डू अटेंड इट एंड वॉच द लेक्चर एंड देन ओनली स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द नोट्स। इतना जो हमने कर लिया उतना करके आओ, okay। I'll see you on Monday. Have a nice day. Take care. Bye bye. Namaste.